डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अभी शेयर करूंगा। कल मैंने पार्ट 1 में सेकंड पेपर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जो तुम लोगों को स्टडी करना है, उसका सिलेबस है, वो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में शेयर किया था। सेकंड पेपर जैसे कि आपको बताया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है तथा ये पेपर 33 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री के 100 नंबर के जो तुम्हारे 3 पेपर हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पेपर 33 नंबर का होगा। 33 मार्क्स के इस पेपर में 5 यूनिट्स में सारा कोर्स है वो डिवाइड किया गया है। मैं डॉक्टर जे.के. जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना, इस पेपर को शुरू करने से पहले तुम लोगों को इस पेपर में 5 यूनिट्स में किस प्रकार से डिवीज़न किया गया है उसके बारे में एक आइडिया दूंगा, जिससे ये आइडिया रहे, ध्यान रहे कि हमें किस किस यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। 5 यूनिट में जो यूनिट फर्स्ट है वो रिएक्शन मैकेनिज़्म की है, या अपक्रियाओं की क्रियाविधि की है। अपक्रियाओं की क्रियाविधि या रिएक्शन मैकेनिज़्म में तुम लोगों को कार्बनिक अपक्रियाएं किस प्रकार से विभिन्न पदों में संपन्न होती हैं उसके बारे में स्टडी करना है। कार्बनिक अपक्रियाओं के संपन्न होने में कई सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं तथा स्टेप्स भी एक से अधिक हो सकते हैं। उन सभी का जो विस्तार से अध्ययन है वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट है रिएक्शन मैकेनिज़्म या कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि का। दूसरा जो यूनिट है वो कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कार्बन है, उसकी 4 संयोजकताएं होती हैं तथा ये चारों संयोजकताएं 3 डायमेंशनल स्पेस में या त्रिविम में वितरित रहती हैं। इसकी वजह से जो इसकी वैलेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है त्रिविम में, स्पेस में, उसकी वजह से जो समवायवताएं उत्पन्न होती हैं उसमें प्रकाशिक समवायवता, जिसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, दूसरा है ज्यामितीय समवायवता, जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, और संरूपणी समवायवता, जिसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से ये जो त्रिविम रसायन वाला जो चैप्टर है, इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं: ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यूनिट थर्ड के अंतर्गत एल्केन व साइक्लोएल्केन आते हैं। एल्केन, जैसा कि तुम लोग जानते हो, एल्केन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। तो एल्केनों का, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का, और एल्कीन, साइक्लोएल्कीन व डाइन, तो इनका अध्ययन है वो हमें यूनिट थर्ड में करना है। अर्थात यूनिट थर्ड में जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स किसके अंतर्गत आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। साइक्लोएल्केन भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आते हैं। एल्कीन, साइक्लोएल्कीन
डाइईन व एल्काइन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वो यूनिट 3 के अंतर्गत तुम लोगों को स्टडी करना है। नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो है यूनिट 4। इसमें है एरीन व एरोमेटिसिटी। एरीन और एरोमेटिसिटी वाला ये जो पार्ट है इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसमें ये पढ़ना है तुम्हारे लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक यौगिकों में तुम लोग जानते हो कि जो बेंजीन है वो और उसके जो सजात हैं जैसे टोलुइन है, जाइलिन है, नेफ्थलीन है इत्यादि आते हैं। तो यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, जिनको हम एरीन कहते हैं, और एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होता है, वो विशिष्ट गुण जो कि इन यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं, वो जो उनके गुण हैं, विशिष्ट गुण हैं, वो एरोमेटिसिटी के अंतर्गत आते हैं। तो एरीन व एरोमेटिसिटी का ये चैप्टर है वो यूनिट 4 में एक भाग है उसका। दूसरा है इनकी जो अपक्रियाएं हैं, चरित्रगत अपक्रियाएं हैं, वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर देखिए कितने वर्ड आ रहे हैं। एरोमेटिक वर्ड से तो समझ ही गए होगे तुम कि ये बेंजीन और उसके सजातों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जो वर्ड है इसका और विस्तार से एक्सप्लेनेशन है वो रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर में आएगा। प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं कार्बनिक यौगिकों में, उसका भी विस्तार से अध्ययन है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा। तो इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं पाई जाती हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत इस यूनिट में हमें पढ़नी है। 5वां जो यूनिट है वो एल्किल व एरिल हैलाइड का है। एल्किल हैलाइड क्या है, ये एलिफेटिक जो यौगिकों के जो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं वो हैं इसमें। तो वो उसमें हम एल्किल हैलाइडों को पढ़ेंगे। और दूसरा है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में एरोमेटिक यौगिकों के जो हैलाइड्स हैं उनको हम एरिल हैलाइड के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस प्रकार से मैंने एक ब्रीफ में आपको बताया है कि ये हमारा जो कोर्स है फर्स्ट ईयर का बीएससी पार्ट 1 का, ये जो है इस प्रकार से 5 भागों में 5 यूनिट्स में जो है हमारे लिए स्टडी करना है। और इन 5 यूनिट्स का जो इनका जो कंबाइन हमारा जो है स्टडी होगी, उससे हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ये पेपर पूरा पढ़ा जाएगा। कॉलेज में आने के बाद में तुम लोग जानते हो कि यहाँ पर ये माना जाता है कि कॉलेज एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनका जो स्टडी प्रोग्राम है वो स्वप्रेरणा से है। यहाँ पर तुम्हारे लिए पेरेंट्स और टीचर्स ऐसा मानते हैं कि अब भी जो बच्चा कॉलेज में आ चुका है उसके अंदर स्टडी करने की स्वयं जो है इच्छा है वो जागृत हो चुकी है, वो अपने कैरियर के प्रति भी बहुत सजग हो चुका है। इसलिए यहाँ पर ये माना जाएगा कि तुम लोग स्वप्रेरणा से अपनी स्टडी को है वो नियमित रूप से जारी रखोगे। इस भावना की यहाँ पर और भी अधिक आवश्यकता इस समय महसूस हो रही है, क्योंकि ये एक विशिष्ट समय है जिसमें जो चीज़ें हैं वो अलग तरह से ही प्रोसीड हो रही हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो क्लासरूम टीचिंग के द्वारा है अपना अध्ययन है वो जारी रखेंगे। क्लासरूम टीचिंग में टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आमने सामने बैठ कर के जो है डिस्कशन होता है। लेकिन ये एक ऐसा समय चल रहा है, ये ऐसा एक कालखंड है कोविड का, इसमें हमें कुछ अलग तरीके से अपनी स्टडीज़ को जारी रखना है और इसमें स्वप्रेरणा से अपने अध्ययन को जारी रखने वाली बात है वो और भी अधिक प्रभावी हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है। जैसा मैंने अभी बताया था कि रिएक्शन मैकेनिज्म से लेकर के आखिरी तक का जो चैप्टर है ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो हम एल्केन व साइक्लो एल्केन की
रिएक्शंस को नहीं समझ पाएंगे कि ये रिएक्शन किस प्रकार से हो रही। इसी प्रकार से एल्कीन, साइक्लोएल्कीन व डाइन्स की रिएक्शंस को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर हैं, ये सभी चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो कार्बनिक रसायन अन्य रसायन जो हमारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिजिकल केमिस्ट्री है उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर तुम्हें एक कंप्रहेंसिव स्टडी है वो करनी पड़ेगी, जिसमें सारे चैप्टर्स को अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें कि सारे चैप्टर्स चूँकि इंटरलिंक्ड हैं इसलिए उनका परस्पर अध्ययन है। जैसे एल्कीन को अगर तुम पढ़ते हो तो उसमें बहुत सी रिएक्शंस ऐसी आएंगी जिनको एल्केन में पहले ही पढ़ा जा चुका है, या एल्केन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ रिएक्शंस ऐसी आएंगी जो एल्कीन के पार्ट में है। इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड में जो रिएक्शंस आएंगी उसको हमने एल्केन में भी उसका कुछ पार्ट है वो पढ़ा होगा। इस प्रकार से सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। इस वजह से हमारा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पेपर है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं इसके पेपर के बारे में ख़ास बात बता दूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो रिएक्शंस हैं या इसका जो भी पार्ट है उसको हमें लगातार अपनी स्टडी का हिस्सा बना के रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको हम भूलते बहुत तीव्रता से हैं। अगर हम लगातार उनको स्टडी नहीं करेंगे, और एक और ख़ास बात है कि लिख लिख कर अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करते हैं तभी वो इस प्रकार से याद रह पाती हैं कि हम उनको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर सकें। वरना हम केवल अगर हमने पढ़ लिया, उस समय समझ में आ गया और उसको लिख करके हमने उसके लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं किया या लिख करके उसको जो है चेक नहीं किया, तो डेफिनेटली जिस समय हम पेपर देने के लिए बैठते हैं हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अपने दिमाग से स्लिप कर जाते हैं या भूल जाते हैं। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम लोगों को बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में जो बातें विशेष रूप से ध्यान में देनी है कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर से लेकर के अंतिम जो चैप्टर है एल्किल एवं एरिल हैलाइड का, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं और उनका आपस में लिंकिंग होने की वजह से हमें सारे चैप्टर्स को, ये सभी को है वो थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैंने जो इम्पोर्टेंट बताई है तुम लोगों के लिए कि हमारे लिए यहाँ पर जो रिवीजन है, रिवीजन करने में केवल हम पढ़ कर के उसको याद नहीं कर सकते हैं। रिएक्शंस को हमें कंटिन्यूसली है वो स्टडी करना पड़ेगा और उनको लिख लिख करके उनको वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर है जो हम लोग अपना अभी स्टडी प्रोग्राम मैं अपना जारी रखूँगा, उसके अंतर्गत मैं यूनिट 3 में एल्केन व साइक्लो एल्केन वाला जो चैप्टर है वो आरंभ करूँगा, जिसमें जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन व उसके बाद साइक्लो एल्केन्स के बारे में बताया जाएगा। एल्केन है, एल्केन जैसा कि तुम लोग जानते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स सरलतम जो कार्बनिक यौगिक हैं वो एल्केन हैं। सरलतम कार्बनिक यौगिकों में अगर हम बात करते हैं तो मेथेन है वो प्रथम सरलतम कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। अर्थात मेथेन सरलतम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो हम इस चैप्टर के अंदर है वो एल्केन्स को है वो विस्तार से पढ़ेंगे। एल्केन और इसमें जो हम पढ़ेंगे एल्केन्स के सोर्स हैं, उनका जो नामकरण है, उनका जो बनाने की विधियां हैं एल्केन्स की, और एल्केन्स का हमारे जीवन में संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का क्या महत्व है, इस सब के बारे में इस चैप्टर में मैं विस्तार से बताऊंगा। एल्केन के चैप्टर के बाद में फिर इसमें साइक्लो एल्केन वाला, साइक्लो एल्केन में सिंपलेस्ट साइक्लो एल्केन है वो साइक्लोप्रोपेन होता है, जिसमें 3 कार्बन परमाणु हैं जो साइक्लिक रूप में है। मिनिमम 3 कार्बन परमाणु होने पर ही एक चक्र का निर्माण हो सकता है। ये मेथेन है और ये है साइक्लोप्रोपेन।
तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि एल्केन का जो प्रथम जो सीरीज़ का कंपाउंड है वो मेथेन है, और साइक्लो एल्केन्स की सीरीज़ में प्रथम कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन है, और ये जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में मैं एल्केन्स वाला जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करूँगा।